चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 से हम लोग शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है, देखो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो कहता है सवाल, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो ध्यान रखना, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो कहां से मिल रही है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड से। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। सेल्स कहता है 20,000 यूनिट्स की, 20,000 यूनिट्स की हमने सेल करी। सेल वैल्यू है 25 लाख। फिर मटेरियल 10 लाख के हैं, वेजेस 5 लाख के हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स 4 लाख 50 के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड जो है 2 लाख 60 के हैं, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1 लाख 80 के हैं, फिर फिनिश गुड्स है मेरे 1230 यूनिट जिसकी वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। तो ये जो फिनिश गुड है ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सारे खर्चे वगैरह उसने बोले, ये क्या है? ये एक्चुअल खर्चे हमने इनकर करे। ठीक है जी, ओके। फिर डब्ल्यूआईपी की आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसकी टोटल वैल्यू आ रही है 70,000। दिस इज अगेन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। उसको कहीं मेंशन करना चाहिए ऐसे सवाल को, बट दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूआईपी। इसके अलावा गुडविल राइट ऑफ किया 2 लाख का, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया 20,000। In the costing records, factory overhead is charged at 100% of wages. फैक्ट्री ओवरहेड्स हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं एट 100% ऑफ वेजेस। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं एट 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट सोल्ड। तो 3 ओवरहेड्स है सवाल में, देखो पूरे 3 ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। तीनों को चार्ज करने का उसने कॉस्ट अकाउंट्स पे, ध्यान रखना कॉस्ट अकाउंट्स में। ये अब्जॉर्प्शन रिकवरी जो करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स में करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो आपने आज तक नहीं सीखी होगी ये चीज, है ना। फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो हम चुपचाप अपना एक्रूअल बेसिस के हिसाब से काम करते हैं, बट ये जो अब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स में करते हैं। Prepare a statement reconciling the profit as per cost records with the profit as per financial records। तो देखो ये प्रॉपर पूरा क्वेश्चन है। मेन रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है कि रिकंसिलिएशन आपको करना है, बट रिकंसिलिएशन करने के लिए आपको पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, फिर आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और फिर आप रिकंसिलिएशन कर पाओगे। राइट, तो हमने स्टेप्स लिखे थे अपने, तो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो लिखो मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। चलिए, तो ये करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको बोला कि वी प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। एक छोटी सी कॉस्ट शीट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अब आपको वैसे आता ही होगा, नहीं आता तो आना चाहिए वैसे, तो रिवाइज चाहे कर लेना एक बार, मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो कॉस्ट शीट सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लोग मटेरियल कंज्यूम लेते हैं। तो देखो वैसे तो मटेरियल कंज्यूम का निकालने का तरीका इतना बड़ा होता है, ओपनिंग लो, क्लोजिंग लो, परचेज लो, तीनों चीजें हमें चाहिए होती है। बड़ा क्वेश्चन में तो हमें लिमिटेड चीजें दी हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो मटेरियल का कुछ है नहीं, राइट, सिर्फ एक परचेज उसने दे रखा है। तो मैं मान लेता हूँ यही मेरा मटीरियल कंज्यूम होगा, बिकॉज मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। होती तो मैं निकालता प्रॉपरली मटीरियल कंज्यूम, बट बिकॉज इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सिमिलरली वेजेस, वेजेस भी उसने डायरेक्टली दे रखा है 5 लाख का। तो इतनी इतनी चीज हम लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस भी वैसे हम ऐड करते हैं अगर होता है, तो इसमें है नहीं तो छोड़ दो। तो इतने को हम क्या बोलते हैं? इतने को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर? प्राइम कॉस्ट। वेल एंड गुड। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? जो अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो अब्सॉर्ब कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने? इसने क्वेश्चन ने बोला हुआ है 100% ऑफ वेजेस, तो 100% ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 लाख। ठीक है, तो इतने को हम क्या बोलते हैं? इतने को हम बोलते हैं ग्रॉस
वर्क्स कॉस्ट, हमने जो फॉर्मेट सीखा हुआ है उस फॉर्मेट के हिसाब से, राइट। फिर हम इसमें ऐड क्या करते हैं फिर हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग WIP लेस करते हैं क्लोजिंग WIP, यही करते हैं। अच्छा सर, ओपनिंग WIP तो दे नहीं रखी सवाल में, तो मैं 0 मान लेता हूं। हाँ, क्लोजिंग WIP सवाल में गिवन है 70,000, है ना, 70,000 की। ठीक है जी। तो इतने हिस्से को अब मैं क्या बोलूंगा, ये कितना बच गया, 19,30,000, 19,30,000। तो इतने हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, सही है, याद आ रही सारी बातें। फिर हम क्या ऐड करते हैं इसमें, कुछ खर्चे वगैरह ऐड करते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। और इस सवाल में उसने बोल ही रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है, एक बार चेक कर लेना, बोला था ना सवाल में। हाँ बोला था, प्रोडक्शन रिलेटेड, राइट, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। अब ये कितना अब्सॉर्ब करना है हमको, कैसे अब चार्ज करना है हमको, ये क्या बोल रखा है सवाल ने, ये बोल रखा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो 10% ऑफ 19,30,000, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 1,93,000, 1,93,000। तो इतने हिस्से को हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको फॉर्मेट याद आ रहा होगा। तो कितना आ गया ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी 21,23,000। अच्छा, मुझे बताओ मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला ना मैंने, तो मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करे, क्या ये आपको डायरेक्टली गिवन है, नहीं गिवन है। तो कैसे आप निकालोगे, एक बार मैं वापस से सवाल में आता हूं। हमने 20,000 यूनिट्स, हमने 20,000 यूनिट्स सेल करे, इसके अलावा हमारे फिनिश गुड्स है 1230 के, फिनिश गुड्स हैं क्लोजिंग वाले 1230 के, ओपनिंग वाले मैं मान रहा हूं निल है, ओपनिंग निल है। तो बताओ मैंने कितने यूनिट्स पूरे साल में बनाए होंगे, मैंने कितने यूनिट्स बनाए होंगे, फटाफट से बताओ। सिंपल है सर, मैंने 20,000 यूनिट्स बेचे, तो ये भी मैंने बनाए होंगे, क्योंकि ओपनिंग में तो कुछ था नहीं, तो मैंने इस साल में बनाई होंगे। इसके अलावा जो क्लोजिंग में पड़े हुए हैं 1230 यूनिट्स, मैंने ये भी बनाए होंगे, है ना, सारे मैंने करंट ईयर में बनाए होंगे। तो कितने यूनिट्स मैंने बनाए, इसका मतलब 21,230 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है। तो उल्टा बोल देता हूं एक बार, तो शायद उससे और एकदम क्लियर हो जाएगी बात। मैंने 21,230 यूनिट्स बनाए, जिसमें से 20,000 यूनिट्स मैंने बेच दिए, तो मेरे पास रिमेनिंग 1230 यूनिट है क्लोजिंग में। क्लियर होगी बात। सर आप ओपनिंग क्यों नहीं ले रहे, भाई ओपनिंग गिवन ही नहीं है तो मैं क्या लूंगा, मैं ले ही नहीं सकता, दिया होता तो लेता, लेकिन दिया नहीं है, तो मुझे 0 ही मान के चलना पड़ेगा, चाहे WIP का ओपनिंग ले लो, चाहे फिनिश गुड का ओपनिंग ले लो, दोनों भी गिवन नहीं है, तो मुझे 0 ही मानना पड़ेगा। मुझे सिर्फ WIP की क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मुझे सिर्फ फिनिश गुड का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो मैं सिर्फ उतना ही लेके चल सकता हूँ। बात समझ में आ गई। ठीक है सर, ये भी बात क्लियर हो गई। ओके, तो प्रोडक्शन तक मैं आ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आ गया। अब हम आगे क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं, ओफो, जरा, हाँ, तो हम इसमें ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, बट मैंने बोला सवाल में गिवन नहीं तो छोड़ दो। लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो लिखो, जल्दबाजी में जरा फटाफट से लिख लो कितना गिवन है फिनिश गुड्स, क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू 1,50,000 गिवन है, लिख लो फटाफट से, लिख लो जल्दी जल्दी, लिख लो, है ना, लिखना, और फिर लिख के साफ साफ लिख के इसको काटना, साफ साफ लिख के काटना। क्यों सर, क्यों साफ साफ लिख के कटवा रहे हो, 1,50,000 सर गिवन है, ये देखो क्या कर रहे हो आप सर, ये तो गिवन, ये देखो क्लियरली फिनिश गुड्स गिवन है 1230 यूनिट्स की, ये रही वैल्यू, लिखो ना सर। भाई मैंने आपको पहले ही हाईलाइट करवाया था कि ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से है, मुझे नहीं पता फाइनेंशियल रिकॉर्ड में अजब गरब
अजीब गरीब चलता है सिस्टम, मुझे नहीं पता। मुझे तो अपने कॉस्ट निकालनी है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मुझे फिनिश गुड्स कॉस्ट पे लेना है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मेरे कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से कितनी कॉस्ट आनी चाहिए मैं तो उस पे लूंगा। मुझे नहीं मतलब मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कितनी कॉस्ट आ रही है। बात समझ में आ रही है? यही बातें तो हैं जिनकी वजह से हमारे डिफरेंसेस आते हैं। तो सर कैसे निकालेंगे फिर हम कॉस्ट? ये आप निकालना सीख चुके हो अपने कॉस्ट शीट के चैप्टर में, देख झांक के देखना, कई बार हम निकाल चुके हैं। हम बोलते थे कि भाई 21,23,000 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी 21,230 यूनिट्स पे, और क्लोजिंग स्टॉक में मेरे 1230 यूनिट है, तो प्रोपोर्शनेटली मेरी 1230 यूनिट की कितनी कॉस्ट आएगी निकाल लो। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी आ जाएगी? ये आई थिंक 10 या 100 रुपए आ रहा है ना, 100 रुपए आ रहा है इंटू 1230, तो ये आ रहा है 1,23,000। तो एक्चुअली में मेरे कॉस्ट अकाउंट्स में मैं कितनी लूंगा, मैं कितनी कॉस्ट लूंगा फिनिश गुड की? 1,23,000 लूंगा। ठीक है जी, तो ये है चक्कर भाई, ये मामला है आप लोगों का। ठीक है, तो इतना करके मेरे पास क्या निकल के आता है सर? इतना मेरे पास करके आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कितने यूनिट्स का होगा लिख लो ब्रैकेट में चाहे तो, ये 20,000 यूनिट्स का है। जो 20,000 यूनिट्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट है। ठीक है, वेल एंड गुड सर। अब इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे। और उसके लिए उसने क्या बोल रखा था सवाल ने? 10 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। तो मैंने 20,000 यूनिट्स बेचे हैं और 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड लगाना है। तो ये आ गया 2 lakhs। तो इससे मेरी क्या निकल के आ जाती है? इससे सर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा, सेल्स की फिगर डायरेक्टली गिवन है तो एक लाइन की जगह छोड़ के मैं सेल्स लिख लेता हूं। एक लाइन की जगह छोड़ के मैं सेल्स लिख लेता हूं। कितनी गिवन है? 25 लाख। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना होगा? अगर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 25 लाख और मैं सेल कर रहा हूं 25 लाख की, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? 3 lakhs की। तो ये आ गए मेरे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। यहां तक ठीक हो गया। तो मेरा स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 1 इज कंप्लीट। अब स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप 3 में हम क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं भाई? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और सर आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में तो बहुत बड़े माहिर है सर, हम आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। सर हम आपसे भी ज्यादा बड़े एक्सपर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में। ये तो हमें मत बताना सर, हमें ऐसा लगेगा आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। सर आप हमारी काबिलियत पे शक कर रहे हो अगर आप हमें सिखाओगे। ठीक है भाई, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, कोई नहीं, बट मुझे भी तो करना है ना। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं बाय सेल्स। कितने रुपए की सेल्स है? 25 लाख की। ठीक है, और क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड पे। ठीक है, आप ऐसा मान लो कि आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लब करके एक सिंगल बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स का चैप्टर नहीं पढ़ रहे, सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। सब्जेक्ट तो हमारा कॉस्ट अकाउंट्स ही है, तो बहुत ज्यादा हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स की अपनी ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल सिंपल एक संक्षिप्त वे में बना लेंगे। क्या? ट्रेडिंग पीएनएल का कॉम्बिनेशन समझ लो, एक सिंगल है। ठीक है, तो कोई जीपी शीपी निकालने के चक्कर में मत पड़ना यहाँ पे। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक हम लेंगे किसका? ऑफ फिनिश गुड्स। ये लेंगे एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, यहां तो हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से चलेंगे। 1,50,000, 1,50,000 ले लिया सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे? मटेरियल कंज्यूम हम भी लेते हैं भाई। अपने पीएनएल में हम लोग मटेरियल कंज्यूम लेते हैं। आपको याद ही होगा, आपको अगर अपनी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल याद होगा कंपनी का जो हम बनाते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो वहां पे तो एक अलग हेड ही होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम का, अगर आप याद करोगे तो वो हम यहाँ पे भी लेंगे पीएनएल में अपने। 10 लाख। ठीक है, एक वेजेस है 5 लाख का।
एक वेजेस है 5 लाख का, इसके अलावा एक फैक्ट्री ओवरहेड्स है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने रुपए के, अब यहाँ तो हम एक्चुअल लेंगे ना, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स में जब हम पीएनएल बनाते हैं तो यहाँ तो हमारा कोई चक्कर नहीं होता कि भाई हम क्या रिकवरी रेट यूज कर रहे हैं, ये वो। यहाँ तो हम एक्चुअल, टू बी वेरी एग्जैक्ट, हम एज पर एक्रूअल बेसिस खर्चे लेते हैं सारे, चाहे इनकम ले चाहे खर्चे ले, है ना। अब यहाँ पे ज्यादा एक्रूअल सिस्टम लगाने के लिए हमें इतना दिमाग नहीं मारना, तो यहाँ पे तो हम चुपचाप जितने का खर्चा हुआ उतना पूरा पूरा ले लेंगे। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जितने का खर्चा हुआ उतना पूरा ले लेंगे। कितना हुआ? 2,60,000। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जितना खर्चा हुआ उतना पूरा ले लेंगे, 1,80,000, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस भी है तो वो भी लेंगे। डब्ल्यूआईपी का भी क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी लेंगे। यहाँ पे कितना है? 70,000, ठीक है, ये तो लेंगे ही लेंगे। अच्छा, ओह, गुडविल रिटर्न ऑफ, जिसका हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, अपने गुडविल का अमोर्टाइजेशन लेंगे, पीएनएल में लेते हैं सर। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन, यस सर, पीएनएल में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000। फटाफट से चेक करो कितना प्रॉफिट अब बच रहा है, प्रॉफिट कितना बच रहा है, जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो कितना टोटल आ रहा है? 220, 27,20,000 टोटल आ रहा है। तो प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट इज कमिंग आउट टू बी 1,10,000, ठीक है। तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो मेरा स्टेप 2 भी कंप्लीट, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है भाई? थर्ड स्टेप अपना वही रिकंसिलिएशन। तो आओ बनाओ मेरे साथ साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मनी बन याद करना, मतलब ऑफ कोर्स बीआरएस में तो प्लस आइटम माइनस आइटम इतना चक्कर चलता रहता था उसका, उतना चक्कर यहां नहीं है। तो आप बस, लेकिन फिर भी मानना कि आप एक बीआरएस बना रहे हो, ठीक है, एक सिंगल कॉलम का, ये प्लस आइटम माइनस आइटम के चक्कर में मत पड़ना। तो कैसे भी शुरुआत कर लो, आपके पास प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स है, आपके पास प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स है, तो आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। मेरा मन कर रहा है, क्योंकि स्टेप 1 में मैंने कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट निकाला, तो मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरुआत करूं। तो कितना प्रॉफिट निकाला था हमने? 3 लाख का, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, ठीक है, और 4-5 लाइन जगह छोड़ के, मतलब थोड़ी ज्यादा ही छोड़ देना, कुछ चीजें लेस करेंगे। तो बस एड लेस करना है और हमारा प्रॉफिट आ जाना चाहिए एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये करना है, हमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरुआत करेंगे और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएंगे। आओ, करना क्या है, आपने इतनी डिटेल्ड कैलकुलेशन कर रखी है, आपको बस छांटना है कि चीजें डिफरेंट कहां हुई। तो ऊपर से चेक कर लो, कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करो। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। फटाफट फटाफट करना है। अभी आपको लगेगा कि सर ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा, बट जब आप अपने आप करोगे तो जल्दी जल्दी करोगे। कैसे? सर मटेरियल कंज्यूम हमने इतना ही लिया, 10 लाख, यहाँ पे भी इतना ही लिया। वेजेस हमने 5 लाख, दोनों जगह सेम लिया। हमने डिफरेंट क्या किया, यहाँ पे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लिए? 5 लाख किए। और पीएनएल में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लिए? 4.5 लाख लिए। इसका मतलब मैंने क्या किया, कॉस्ट अकाउंट्स में मैंने ओवर चार्ज किया, ओवर अब्सॉर्ब किया फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर चार्ज करने की वजह से मेरे कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे कि कम आ रहे होंगे? मैंने अगर कोई खर्चा ज्यादा ले लिया, मैंने कॉस्ट अकाउंट्स में कोई खर्चा ज्यादा ले लिया, तो मेरे प्रॉफिट्स कम आ रहे होंगे एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो मेरे को फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ज्यादा जो मैंने खर्चा ले रखा है ना, उसको एड बैक करना पड़ेगा, मुझे अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी मेरी बात बनेगी। तो बस मैं क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर अब्सॉर्ब, ठीक है। तो कितने रुपए से ओवर अब्सॉर्ब किया हुआ है हमने? 50,000 रुपए से। बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है जी। चलो सिमिलरली अब आगे बढ़ो।
नेक्स्ट, उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मेरी सेम ही वैल्यू ली हमने, ठीक है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी सेम वैल्यू ली तो सेम ही रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे आ जाओ। ओहो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना लिया है 1,93,000 और पीएनएल में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना लिया है 2,60,000, 2,60,000। तो फिर अब वही बात आ गई, डिफरेंस आ गया, खर्च एक ही खर्चे को हमने अलग अलग अमाउंट पे ले रखा है दोनों जगह, है ना। तो अगर आप देखोगे हमने कॉस्ट शीट में, कॉस्ट अकाउंट्स में कम खर्चा ले रखा है, यानी कि मैं बोल सकता हूं मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को अंडर चार्ज कर रखा है या अंडर अब्सॉर्ब कर रखा है। तो मन ही मन बस इफेक्ट सोचो उसका, अगर मैंने कॉस्ट अकाउंट में कोई खर्चा कम ले रखा है तो उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स क्या आ रहे होंगे, ज्यादा आ रहे होंगे, ज्यादा आ रहे होंगे, इन्फ्लेटेड होंगे मेरे प्रॉफिट्स, बिकॉज मैंने कोई खर्चा कम ले रखा है। तो अब इसका इफेक्ट हटाने के लिए मुझे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में आना है, तो अब मुझे इसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट्स कम कर दूंगा, तो बात बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब्ड, कितने रुपए से अंडर अब्सॉर्ब किया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। तो था 2,60,000 का, और मैंने कॉस्ट अकाउंट्स में कितना ले रखा है 1,93,000 ले रखा है, तो कितना 67,000 मैंने खर्चा कम चार्ज किया, तो इसको मैं माइनस कर देता हूं। क्लियर, ठीक है सर। आओ अगला, तो उसके बाद मैं आया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो देखो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी सॉरी क्लोजिंग फिनिश गुड्स में, क्लोजिंग फिनिश गुड्स में मैं आया तो मैंने कॉस्ट अकाउंट में कितना ले रखा है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड 1,23,000, जबकि मैंने फाइनेंशियल अकाउंट्स में कितना ले रखा है 1,50,000, यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स में मेरा क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट्स। तो वही अपनी बचपन की तरह लिंक करो, सीए फाउंडेशन में जो अकाउंट्स पढ़ाया था मैंने, स्पेशली जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था, याद करो क्या सीखा था हमने, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट भी कम। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट ज्यादा, ये सीखा हुआ है हमने। अब यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स में मेरे क्लोजिंग स्टॉक कम आ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में मेरे क्लोजिंग स्टॉक एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट्स कम आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम आने की वजह से मेरे प्रॉफिट्स भी कम आ रहे होंगे। तो अब वही है, मुझे वापस से अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट पे आना है। तो जब कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट कम आ रहे हैं तो मुझे फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ाना पड़ेगा, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो लिख लेते हैं डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो कितना है 1,50,000 माइनस 1,23,000 कितना आ रहा है 27,000। तो 27,000 से मैं अपने प्रॉफिट्स बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अब मैं आया नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फिर वही बात है, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मैंने फाइनेंशियल अकाउंट्स में 1,80,000 ले रखे हैं, यानी एक्चुअल के बेसिस पे, जबकि मैंने अपने कॉस्ट शीट पे 2,00,000 ले रखे हैं। तो फिर से वही बात है, मैंने कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा ले रखे हैं, कॉस्ट को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ज्यादा ले रखा है, तो ज्यादा लेने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवर अब्सॉर्ब्ड, कितने रुपए से ओवर अब्सॉर्ब है 20,000 रुपए से, 2,00,000 माइनस 1,80,000 20,000 रुपए से। और चेक करो क्या इतनी ही कहानी है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तक बात आ गई, ठीक है। अब जरा पीएनएल में झांको, पीएनएल में झांको, तो पीएनएल में मुझे दो ऐसे खर्चे दिख रहे हैं, ग्रीन पेन से ग्रीन हाईलाइट करता हूं, मुझे दो ऐसे खर्चे दिख रहे हैं जो सिर्फ हमने पीएनएल अकाउंट में डाले, कॉस्ट अकाउंट में तो डाले ही नहीं। तो अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा होगा, इसका इफेक्ट, कोई ऐसा खर्चा मैंने फाइनेंशियल अकाउंट्स में डाला बट कॉस्ट में नहीं डाला, तो इसकी वजह से मेरे कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट ज्यादा होंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट कम होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों खर्चों को माइनस करना पड़ेगा अपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, माइनस कर देते हैं, लेस गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल रिटर्न ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो,
या और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो गुडविल कितना है? गुडविल है 2 लाख का और इंटरेस्ट ऑन लोन है 20,000 का। तो अब मैंने सब कुछ कंसिडर कर दिया, तो मेरा ये अब आंसर आ जाना चाहिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। चेक कर लेते आ रहा है क्या, देख लेते। 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 27,000 प्लस 20,000, इतने का टोटल आ रहा है 3,97,000। इसमें से ये 3 चीजें माइनस कर दो, 67 टू 20, तो देखो आंसर आ गया 1,10,000। मैच हो गया, चेक कर लें, ऊपर से मैच हो गया, देखो ये राइट। तो इस प्रकार से आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं। फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट लेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो हमने कुछ फिगर्स या कुछ इंफॉर्मेशन निकाली अपने कॉस्ट लेजर से। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने निकाली? ओपनिंग बैलेंस हमारा स्टोर्स का, तो मतलब पहले सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर्स की बता रहा है। क्या क्या बता रहा है, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस बता रहा है 15,000, परचेजेस बता रहा है 80,000। इस सवाल को ना इंपॉर्टेंट भी मार्क करना, ठीक है, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इसके अलावा ट्रांसफर फ्रॉम WIP कहता है 40,000, ट्रांसफर फ्रॉम WIP स्टोर्स में कहता है 40,000। तो ये क्या है पता है, ये है रिटर्न फ्रॉम WIP टू स्टोर्स, ठीक है। तो याद होगा आपको, जब हम लोग स्टोर्स लेजर की बात करते हैं तो हम 2 तरह के रिटर्न्स की बात करते थे। एक होता था रिटर्न फ्रॉम स्टोर्स टू सप्लायर, जहां पे हम लोग अपने सप्लायर को ही सामान वापस करते थे, और एक होता था रिटर्न फ्रॉम जॉब या रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर्स, जहां पे हमारा जो भी प्रोडक्शन है, जिस भी जॉब के लिए हमने कभी अपना मटेरियल इशू किया था, वहां से जब सामान वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है वापस हमारी स्टोर्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्टोर्स। तो ये ट्रांसफर फ्रॉम WIP टू स्टोर्स बता रहा है, इसका मतलब ये है रिटर्न टू स्टोर्स, ठीक है। तो इस पे एक सितारा मार्क कर लो। फिर है इशू टू WIP, मतलब अब वही नॉर्मल, हमने स्टोर से WIP पे इशू करा 80,000 का। इशू टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 10,000, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। फिर सोल्ड एज अ स्पेशल केस एट कॉस्ट, इस पे भी एक सितारा मार्क कर लेता हूं 5,000। तो हमने अपने स्टोर से कुछ सामान कॉस्ट पे बेच दिया, मतलब हमने मान लो कि अपना कुछ मटेरियल एवं कॉस्ट पे बेच दिया 5,000 रुपए का, ठीक है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगी। ट्रीट इट जस्ट लाइक रिटर्न टू सप्लायर। ऐसा मानो कि हमने रिटर्न कर दिया सप्लायर को, हालांकि एक्चुअली में रिटर्न नहीं किया, एक्चुअली में तो हमने कॉस्ट पे बेच दिया कुछ सामान, बट ट्रीटमेंट जो इसकी होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे रिटर्न टू सप्लायर की है। तो आप अपने पास चेक करना अपने कॉन्सेप्ट में, तो हमने रिटर्न टू सप्लायर की जो जनरल एंट्री लिख रखी है बस उसी को हम लोग करेंगे। और होती क्या आती, कुछ नहीं होता था। जो हम परचेज की एंट्री करते थे, क्या एंट्री करते थे सर, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, अब उसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्यों बोल रहा हूं, ऑफ कोर्स ये आगे हम पढ़ेंगे वैसे। तो ये क्या है, ये आप इसमें आपको रिकंसिलिएशन वगैरह बनाना है, आपको कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट सब बनाना है। तो बेसिकली यहां पे हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। चलो, इसके अलावा एक और चीज आ रही है, शॉर्टेज इन द ईयर। शॉर्टेज इन द ईयर 3,000 रुपए का कुछ आ रहा है शॉर्टेज। अब ये क्या है, तो शॉर्टेज आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं। शॉर्टेज आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल शॉर्टेज, या जिसको और सिंपल भाषा में हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। एक होता है अबनॉर्मल शॉर्टेज या अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट आपको पता है, इसको हम लोग कॉस्टिंग P&L में डेबिट करते हैं। ये हम बिल्कुल अपने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है। और नॉर्मल लॉस को वैसे तो जब मटेरियल के चैप्टर में हम पढ़ते तो वहां पे हम क्योंकि कॉस्ट निकालते तो वहां पे हम लोग उसको गुड यूनिट्स में अब्सॉर्ब कर देते हैं, बट यहाँ पे अब हम लोग कॉस्ट नहीं निकाल रहे हैं सच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको, अगर आप नॉर्मल की तरह ट्रीट करोगे तो इसको हम लोग ट्रीट कर लेंगे एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड,
तो इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की तरह ट्रीट कर लेंगे अगर नॉर्मल है। तो मैं रिपीट करता हूं, 3,000 रुपए का शॉर्टेज है, अगर इसको आप नॉर्मल मानोगे तो आप इसको ओवरहेड की तरह ट्रीट करोगे, अगर आप इसको अब नॉर्मल मानोगे तो इसको आप कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट कर दोगे, चार्ज कर दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि सर ये शॉर्टेज जो है बाय नेचर नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो नाउ इट फॉल्स अपॉन अस, हम अजम्पशन ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको क्या बोल रखा है, मैं हमेशा बोलता हूं, इवन मैं जब हम फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ते थे तो वहां पे भी बताता था कि अगर लॉस नहीं मेंशन है तो बेटर होता है कि हम उसको अब नॉर्मल नेचर का लॉस मान लें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई लॉस नॉर्मल नेचर का होता है तो क्वेश्चन में जनरली बताया जाता है, इसलिए बेटर रहता है असम्पशन कि हम इसको अब नॉर्मल मान ले। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अब नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट कर दूंगा, परंतु इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने इसको नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया। ठीक है, तो मैं आपको अब नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करके दिखाऊंगा। अगर आपको नॉर्मल लॉस मानना है तो कैसे करना है, तो आप उसके लिए आईसीआई का अपना आंसर बाद में देखना, अभी नहीं, आफ्टर द लेक्चर आप इसको बाद में देखना। बट हम इसको अब नॉर्मल मान के अज्यूम करके चलेंगे और आपकी सहूलियत के लिए मैं असम्पशन लिखवा भी दूंगा ताकि जब आप बाद में रिवाइज करो तो आपको ये बात याद रहे। बात समझ में आ गई? तो ये है पूरी शॉर्टेज की डिस्कशन, बिकॉज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें क्वेरी आ सकती है, डाउट्स आ सकते हैं आपके मन में, तो इस पे मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर लिया। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे तो इसकी चर्चा होगी। चलो तो ये थी आपकी सारी स्टोर्स की इंफॉर्मेशन। अब इसके अलावा है फिर WIP की इंफॉर्मेशन, इसमें भी आपको एक ओपनिंग इन्वेंट्री बता रहा है, इसके अलावा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज बता रहा है, ओवरहेड कॉस्ट चार्ज बता रहा है, क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। तो देखो ये आपकी नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज है। फिर फिनिश प्रोडक्ट्स में कहता है, क्या कह रहा है, एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP। ये पता आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि देखो हमारे WIP में जितना भी फिनिश गुड तैयार हुआ, जितना भी फिनिश गुड हमारा तैयार हुआ, इसको हमने सीधा सीधा पूरे इसी फिनिश गुड को, जो पूरा फिनिश गुड मेरा WIP से तैयार हुआ, इसको हमने सेल कर दिया एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कहानी वो बुन रहा है, वो कहानी में कह रहा है कि WIP से हमने सीधा सामान जो पूरा तैयार हुआ उसको एज इट इज बेच दिया। एज इट इज मतलब तैयार करके बेचा, ऐसा आधा अधूरा नहीं बेचा, बट WIP में जो भी पूरा सामान हमारा तैयार हुआ पूरा का पूरा हमने बेच दिया। ये आपको बोल रहा है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हमने कहीं ना कहीं WIP से डायरेक्टली सेल कर दिया। ठीक है, जनरली क्या होता है, WIP से पहले हम जो भी प्रोडक्ट हमारा फिनिश गुड तैयार हुआ उसको हम पहले फिनिश गुड में ट्रांसफर करते हैं और फिर फिनिश गुड से जितना भी सामान बिकता है उसको हम आगे बेचते हैं, फिनिश गुड से रूट करते हैं। बट यहाँ पे कहानी क्वेश्चन की ऐसी बना रहा है, वो कह रहा है कि जो भी फिनिश गुड तैयार हुआ WIP में वही हमने बेचा। ठीक है, और कोई सामान नहीं बेचा। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा, इस पे भी चर्चा कर दूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने जो कहानी बनाई है और उसके आंसर में जो ट्रीटमेंट करी है वहां पे मेल नहीं है, वहां पे इनकंसिस्टेंसी है। तो ये कहानी जो इंस्टीट्यूट ने बनाई है और इसकी कहानी के हिसाब से जो उनको दिखानी चाहिए थी अकाउंटिंग एंट्री, वो उन्होंने थोड़ी अलग कर रखी है। हालांकि उससे हमारे आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा वहां पे पोस्टिंग का फर्क होगा। तो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सवाल में। ठीक है, चलो फिर कुछ अदर इंफॉर्मेशन है, इसमें कहता है वेजेस है फॉर द पीरियड 35,000 के और ओवरहेड एक्सपेंसेस है 1,25,000। तो सिंपल इंफॉर्मेशन है। वो कह रहा है एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट्स एंड रिकंसाइल देम। तो आपका पूरा वही काम हमने लास्ट क्लास में भी क्या किया था, पहले हमने कॉस्ट अकाउंट्स में देखा था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था हमें कॉस्ट शीट बना के तैयार करना होता है। ठीक है, कॉस्ट शीट बना के हमें प्रॉफिट निकालना होता है। सिमिलरली फिर हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में देखा था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उससे प्रॉफिट निकालते हैं और फिर हम लोग दोनों भी प्रॉफिट को रिकंसाइल करते हैं थ्रू अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यही काम करते हैं। तो अब हमें करना एसेंशियली यही काम है। इसमें हमें एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है स्टोर्स वगैरह की, और इतनी सारी स्टोर से WIP में सामान जा रहा है, WIP से स्टोर्स में सामान आ रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हो रहा है वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हमको ना पहले अपने लेजर्स तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं पूरा आपको स्टेप बताता हूं हम क्या करेंगे। हम लोग पहले कॉस्ट अकाउंट्स में सारी मेहनत करेंगे क्योंकि वही मेहनत ज्यादा है। तो पहले हम लोग लेजर्स बनाएंगे अपने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम वाले जो हमने बनाने सीख रखे हैं। फिर हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसमें हम लोग एज पर कॉस्ट शीट प्रॉफिट दिखाएंगे। फिर हम लोग P&L अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम लोग एज पर P&L प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम लोग फाइनली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे।
ये हमारे स्टेप्स रहेंगे इस पूरे सवाल में। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने आपसे कहा था एक दो कुछ बारीकियां भी इसमें आ रही हैं, और प्लस इसमें हमारे पूरा एक लंबा काम है, पूरी मेहनत हमको इस सवाल में करनी है। ठीक है, चलिए तो तैयार हो जाइए, मेरे साथ साथ आपको करना है। तो पहले मैंने आपको क्या बोला कि हमें लेजर्स प्रिपेयर करने हैं, तो आओ लेजर्स बना लेते हैं। तो मेरे साथ साथ वही, आपको तरीका तो पता ही है मैं कैसे कराता हूं। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर ऑल द फॉर्मेट्स। ठीक है, तो मैं नंबर 1 डाल रहा हूं यहां पे, सारी मेहनत हम पहले कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स की। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, उसमें तो बस एक सिंपल सा P&L अकाउंट बनाना पड़ता है और हमारा आंसर आ जाता है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती, मेहनत यहां होती है। तो पहले बनाएंगे, मेरे साथ साथ फॉर्मेट तैयार कर लेना, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फिर अगला बनाएंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अब आपको पता ही है कि लगभग कितनी कितनी जगहें छोड़नी होती है, इतनी बार हम लोग ये लेजर्स वगैरह तो बना ही चुके हैं अपने क्लासेस में। तो अब हमें बनाना है पहले क्या, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे ओवरहेड बस एक ही तरह का ओवरहेड रहेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है कहानी में, कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है, तो मैंने सिंपल नाम दे दिया ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जो भी पसंद आता है आपको नाम, आप उसको बना सकते हो। ठीक है, सवाल में भी उसने सिर्फ ओवरहेड शब्द यूज किया हुआ है, तो मैंने खाली उस पर ओवरहेड ही बना दिया, तो ये भी कुछ बहुत बड़ा नहीं बनेगा, अंदाजे से बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आप बनाओगे अगला क्या सर, WIP कंट्रोल अकाउंट। WIP कंट्रोल अकाउंट, ये भी कितने लाइन का बना लेंगे, वही 6-7 लाइन का है ना, मोटा मोटा 6-7-8 लाइन के आसपास का बना लेंगे। वैसे देखो हम एक और लेजर बनाते हैं, हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाते हैं, बट इस सवाल में बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, एक तो आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बनाने को बना लेंगे बट वो इनकम्प्लीट रहेगा, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का हमारे को यूज नहीं है, तो मतलब क्या अकाउंट बनाने हैं हमको। ठीक है, वैसे मैं एक फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट भी नहीं बना रहा, राइट, कॉस्टिंग P&L भी नहीं बना रहा, मतलब की चीजें बनानी है ना, क्योंकि हमको तो आगे जाके कॉस्ट शीट बनानी है। चलो फिलहाल हम इतने ही लेजर्स बनाएंगे, और ज्यादा लेजर्स हमें बनाने की जरूरत नहीं, इन 4 लेजर्स में हमारा काम हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बैलेंसेस डाल देता हूं जो भी सवाल में गिवन है। तो स्टोर्स लेजर में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस BD 15,000। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन पे आपके सामने ही आ जाता हूं, है ना। चलो बाकी अभी ट्रांजेक्शन डाल देंगे, पहले मैं ओपनिंग बैलेंसेस डाल देता हूं। वैसे ही आपको WIP का भी बता रखा है ओपनिंग बैलेंस, तो WIP में आ जाओ, डू बैलेंस BD कितना है 30,000। ऑल राइट, ठीक है, और इनफैक्ट क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है बाय बैलेंस CD। WIP का तो क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है 20,000। ठीक, चलो अब ट्रांजेक्शन से एक करके डालना शुरू करते हैं। तो पहला उसने बोला स्टोर्स में वापस आ गया मैं, परचेजेस हुए हैं 80,000 के, तो क्या लिख दूंगा, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना है, 80,000 के परचेजेस है। फिर है ट्रांसफर फ्रॉम WIP। तो ट्रांसफर फ्रॉम WIP की मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, जैसे कि आप सप्लायर को रिटर्न कर रहे हो, उसकी एंट्री जैसे पास करोगे वही एंट्री हमारी बनेगी। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सॉरी ये दूसरी की एंट्री थी, वो तो मैं सोल्ड एट स्पेशल केस की सॉरी एंट्री बोलने लगा। रिटर्न फ्रॉम WIP है ना, ट्रांसफर फ्रॉम WIP की हम लोग क्या एंट्री करते हैं, रिटर्न फ्रॉम WIP की बेसिकली क्या एंट्री करते हैं,
जैसे हम जब इशू करते तो क्या एंट्री करते हैं, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वापस जब सामान आता है हमारे पास तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, डेबिट साइड पे पोस्ट कर देंगे टू WIP कंट्रोल अकाउंट। कितना है, 40,000। फिर इशू टू WIP, तो इशू की तो एंट्री यहां पे आ जाती है, पोस्ट हो जाती है बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। और हाथ के हाथ इसको हम लोग WIP के अकाउंट में भी डाल देते हैं। आओ, तो ये रहा WIP। तो यहां पे इशू की आ जाएगी डेबिट साइड पे टू स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 80,000, और रिटर्न टू स्टोर्स की यहां पे पोस्टिंग हो जाएगी बाय स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 40,000, राइट। ये पोस्टिंग नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, रिटर्न टू स्टोर्स वाला जो है वो मेरे ख्याल से हमारे सवालों में पहली बार आ रहा है, बट इशू टू WIP तो आपका नॉर्मल है, जो हम पहले कई बार कर चुके हैं। तो ये हो गया। फिर है इशू टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो ये भी आपको अच्छे से पता है, तो इसको हम ओवरहेड की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हो गया बाय ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाय ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना है, 10,000। और कोरिस्पॉन्डिंगली कहां क्रॉस पोस्ट कर देंगे, ओवरहेड के अकाउंट में टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूं, ठीक है, SLC अकाउंट मतलब स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है, 10,000, ठीक है, ये 10,000 था, ये भी डन हो गया। ठीक है सर, ये हो गया। फिर है सोल्ड एज अ स्पेशल केस एट कॉस्ट, तो इसकी मैं एंट्री बता देता हूं क्या है। तो यहां लिख देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट आ रहा है, तो आप भी चाहे तो लिख सकते हो। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, सेल्स फ्रॉम स्टोर्स एट कॉस्ट। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में नहीं करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी बस एक जनरल एंट्री लिख देते हैं। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, एज इफ रिटर्न टू सप्लायर। जैसे कि हम सप्लायर को वापस कर रहे होंगे सामान, तो जो एंट्री करेंगे वही एंट्री यहां पे करेंगे। तो क्या एंट्री बनती है उसकी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या चलो पूरा ही लिख देते हैं, आधा अधूरा क्या लिखूं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। $5,000 क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये एंट्री आप भी लिख लेना, ताकि जब बाद में आप रिवाइज करो तो आपको सारी चीजें याद आ जाए, ठीक है। बस अब हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो यहां पे डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड पे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 5,000, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट तो बना ही नहीं दे, तो वहां तो इसकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। अब शॉर्टेज इन द ईयर, शॉर्टेज इन द ईयर। तो शॉर्टेज को मैंने बोला हम अब नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे, और अब नॉर्मल की तरह ट्रीट करने का क्या मतलब है, इसको हम उठा के कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे, ठीक है। तो ये भी अभी मैं आपको assumption नीचे लिखवा दूंगा। तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट 3,000, और इस पे एक सितारा मार दो, एक स्टार मार्क करके कहीं नीचे हम लिख लेते assumption shortage is assumed to be of abnormal nature, ठीक है। Hence it is debited to costing P&L, ठीक है। और मैं लिखवा देता हूं, सारी बातें मैं लिखवा के चलने की कोशिश करता हूं अपनी तरफ से। ICI has assumed it to be of normal nature, hence they have charged it
टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो अगर नॉर्मल की तरह मानना है तो कैसे काम करना है, उसके लिए आप आईसीआई का आंसर रेफर करना। अगर अब नॉर्मल की तरह ट्रीट करना है तो क्या काम करना है, उसके लिए आप मेरा आंसर रेफर करना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये नोट जरूर कर लेना, बाद में इन्हीं पॉइंट्स पर डाउट्स आते हैं, मुझे पता है। चलो तो हो गया, तो कॉस्टिंग पीएनएल करके मैंने इसको 3000 डाल दिया शॉर्टेज। ठीक है, तो ये भी डन हो गया। कॉस्टिंग पीएनएल हमें बनाना नहीं, जरूरत नहीं उसकी, तो वो हम छोड़ रहे हैं। फिर डब्ल्यूआईपी में आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस हम डाल चुके, ओपनिंग बैलेंस तो हम डाल चुके। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज तो यहां पे आ जाता है डेबिट साइड पे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 30,000 और कॉरेस्पॉन्डिंगली वेजेस के अकाउंट में बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट 30,000। ठीक, फिर है ओवरहेड कॉस्ट चार्ज। तो ओवरहेड कॉस्ट चार्ज के लिए हम लोग, मतलब ओवरहेड कॉस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है आपको पता है? इट मींस कितना ओवरहेड हमने अब्सॉर्ब करा। सब बात समझ में आ गई? जो ओवरहेड डब्ल्यूआईपी में हम चार्ज करते हैं, इट मींस हम कितना ओवरहेड अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ओवरहेड चार्ज टू डब्ल्यूआईपी मींस ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, ये याद रखना। चलो, तो यहां पे ओवरहेड के अकाउंट में बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट 1,20,000, राइट। और डब्ल्यूआईपी के अकाउंट में फिर से इसको टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,20,000। ठीक है, इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस हम पहले डाल चुके। फिनिश प्रोडक्ट का जो उसने पॉइंट बोला था वो बाद में देख लेंगे, पहले अदर्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं। अदर्स में बोला वेजेस हमने कितने पे करे, तो वेजेस आ जाएगा यहां पे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये है अपने कितने वेजेस पे करे। ठीक बात हो गई। 35,000, राइट। और ओवरहेड कितने खर्च करे ये भी बोला उसने कि हमने ओवरहेड कितने इनकर करे, तो उसके लिए यहां पे आ जाएगा ओवरहेड के अकाउंट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कितने करे 1,25,000। चलिए, तो यहां तक तो हमारी कहानी हो गई खत्म। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमको अकाउंट्स करने हैं क्लोज, हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो जैसे कि अगर मैं वेजेस के अकाउंट में आऊं, आ जाओ वेजेस के अकाउंट में आते हैं, तो 35,000 यहां आ रहा है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर में दूसरे पेन से लिखते हुए चलता हूं, राइट। तो यहां 5,000 रुपए का एक बैलेंस बच रहा है। अब ये क्या होगा, क्या मुझे डिस्कस करने की जरूरत है? अब हम कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड दोनों के भी, तो अब आप मिसिंग फिगर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं वो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। तो यहां पे मिसिंग फिगर होने का मतलब क्या है कि ये इनडायरेक्ट वेजेस कुछ रहे होंगे 5,000 के, जो हम लोग एज ओवरहेड ट्रीट करेंगे। तो इसको मैं क्या डाल दूंगा, बाय ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, राइट। तो ये इनडायरेक्ट वेजेस होंगे, ये मैंने अपने आप से निकाल लिया। और कोरिस्पॉन्डिंगली इसको ओवरहेड के अकाउंट में पोस्ट कर देंगे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। क्लियर? डन हो गया। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट क्लोज करें? अब ओवरहेड का अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, ओवरहेड का अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। आओ, अब ओवरहेड का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो 130 टोटल आ रहा है, 1,40,000। ठीक, तो यहां पे बैलेंस कितना बच रहा है, वो 20,000 का बैलेंस बच रहा है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब होगा, है ना। तो अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड हम या तो वही कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देते हैं, ठीक है, नहीं तो हम इसको एज बैलेंस भी छोड़ सकते हैं। बट ये इसका नेचर क्या, मतलब ये क्या है, ये है बेसिकली अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड। लिख लो। तो ये मेरा ओवरहेड का अकाउंट भी क्लोज हो गया, राइट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोज करते हैं। चलो, तो टोटल कितना आ रहा है, 95 और 1,35,000 शायद टोटल आ रहा है। बैलेंस कितना बच रहा है,
बैलेंस बच रहा है 37,000 है ना। तो मेरा दूसरा पेन ये रहा 37,000। तो ये हो गया बाय बैलेंस ईडी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लियर। और कौन सा अकाउंट बच गया? अच्छा, WIP कंट्रोल अकाउंट बच गया। तो इस पे तो हमें चर्चा करनी है। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने लास्ट के लिए छोड़ा। 60, 80, 140, 140 और ये 260 शायद टोटल आ रहा है। तो 260 में से 60,000 माइनस कर गए तो बच गया क्या? बच गया 2 लाख, एग्जैक्टली 2 लाख बच गया। ठीक है, यहां तक आप आ गए मेरे साथ साथ, मैं उम्मीद करता हूं। अब वापस से याद करते सवाल ने क्या बोला था। ठीक है, आप क्वेश्चन पे से देख लेना या मेरी बात सुन लेना। क्वेश्चन ने बोला था WIP से हमने सारा का सारा सामान जो भी बना फिनिश गुड में तैयार हुआ वो WIP से हमने बेच दिया, यही बोला था। तो पहली बात मुझे पता होना चाहिए कि कितने रुपए का मेरा सामान बना ड्यूरिंग द पीरियड, मेरे कितने रुपए का सामान WIP में फिनिश गुड में तैयार हो गया। तो वो ये रहा। तो पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया, हमने पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि ये फिनिश गुड्स मेरे तैयार हुए, रेडी हुए, और इन फिनिश गुड्स को हमने बेच दिया, जो हमने 10% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे सेल कर दिए। क्वेश्चन की कहानी लिख रहा हूं, बस हिंदी में लिख रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो कहानी है, क्वेश्चन की कहानी है, वैसे तो देखो अगर मैं भूल जाऊं, अगर ये चीज ना लिखी होती तो हम क्या करते, हम इसको लिखते बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि आइडियली तो हम यही करते हैं, WIP से पहले सामान को फिनिश गुड में ट्रांसफर करते हैं और फिर फिनिश गुड से जो भी बिकता है सामान उसको वहां से आगे ट्रांसफर करते हैं। बट क्योंकि क्वेश्चन ने हमें यह बोला, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला कि नहीं नहीं, हमने इसको डायरेक्टली बेच दिया, हमने इसको डायरेक्टली बेच दिया अपने WIP से, तो मेरे को इसको क्या करना चाहिए, इसको डायरेक्टली या तो वही कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आप बोलते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखना चाहिए। ठीक है, जो हम बेसिकली फिनिश गुड के अकाउंट में दिखाते हैं, जो हम वहां पे बेचते हैं, तो वहां पे हम बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स या बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखते हैं। तो वो काम अब मैं यहां पे कर रहा हूं। अब अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो उन्होंने कहानी तो ये बना दी बढ़िया सी अपना जबरदस्ती मसाला लगाने के लिए, बट उसको यहां पे फिर भूल गए उस कहानी को और उन्होंने उसको फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट ही लिख के छोड़ दिया। ठीक है, तो वो कंफ्यूज करने वाली बात है, या तो आई डोंट नो जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए किया है कि वो खुद ही भूल गए वो कि उन्होंने कहानी में ट्विस्ट डाला हुआ था। तो कोई बात नहीं, हम तो भाई कहानी के हिसाब से चल रहे हैं, कहानी ने जो बोला है मैं तो वो करूंगा। ठीक है, मुझे नहीं मतलब ICI ने क्या किया है, मैं तो कहानी को फॉलो करूंगा। तो कहानी ने जो बोला है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये किया है। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूं कि इससे मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, इससे मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये प्रेजेंटेशन की बात है कि प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग हो गई। ठीक है, तो पहले यहां तक आप मेरे साथ आ गए, सारे हमने लेजर्स क्लोज कर दिए। अब हमें थोड़ी आगे की चर्चा करनी है। सर क्या आगे की चर्चा करनी है? अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा सेल, तो कैलकुलेशन ऑफ सेल। तो फटाफट से एक बार हम सेल निकाल लेते हैं, तो डायरेक्टली लिख लेता हूं। चलो, सेल वैल्यू कितने रुपए की हमने सेल करी, तो क्या कॉस्ट है, कॉस्ट बोला हमने, कॉस्ट निकाली 2 लाख की, हमने 2 लाख की कॉस्ट निकाली। ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में कह देता हूं इसको, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल देता हूं, जो भी बोलना चाहो इसको, है ना। इतने कॉस्ट का सामान हमने बेचा और कितने प्रॉफिट पे बेचा हमने, 10% के प्रॉफिट पे बेचा, 10% के प्रॉफिट पे बेचा। ये लिखा था ना, एक मिनट देखूं, यस यही लिखा है, 10% के प्रॉफिट पे हमने बेचा। तो 10% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का ही 10% है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख की कॉस्ट है, इस पे मैंने 20,000 का प्रॉफिट जोड़ दिया, तो मेरा सेल की वैल्यू आ गई 2,20,000। तो देखो बच्चों, वैसे तो देखा जाए मुझे क्या निकालना था, मुझे तो प्रॉफिट निकालना था एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो देखो मेरा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स निकल गया, मेरा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स निकल गया, ये रहा। तो वैसे तो मेरा काम हो चुका, अब मैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में आ सकता हूं, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली निकालना ये है। लेकिन हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, हमको कॉस्ट शीट भी बना के दिखानी पड़ेगी, तभी हमें पूरे नंबर मिल पाएंगे इस तरह के सवाल में।
ठीक है, ऑल द कॉस्ट शीट में मैं घुमाते आगे इसी प्रॉफिट पे आने वाला हूं, लेकिन मुझे उसे कॉस्ट शीट में दिखाना पड़ेगा, उसके मार्क्स होते हैं, राइट। तो इसलिए मुझे पूरे नंबर कमाने के लिए कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो फटाफट से कॉस्ट शीट बना ले क्या हम लोग, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली कॉस्ट शीट में। आओ, तो सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, और देखना आप, अब आप फोकस इस पे करना। फॉर्मेट तो देखो कॉस्ट शीट का आपको आता है, मुझे पता है, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हमें अपने लेजर्स में से कहां कहां से इंफॉर्मेशन निकालनी है, इस पे फोकस करना। दैट इज द थिंग यू हैव टू लर्न, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कितने रुपए का कॉस्ट, कितने रुपए के कॉस्ट का मटेरियल मैंने अपने प्रोडक्शन में कंज्यूम करा। फटाफट से एक बार जरा अपने आप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बिना कहीं आंसर वांसर देखे। ये रहा भाई, प्रोडक्शन में जो मैं सामान लगाता हूं, अपना मटेरियल लगाता हूं, उसको मैं कहां डालता हूं, WIP के तो अकाउंट में डालता हूं, ठीक है। लेकिन एक मिनट रुक जाना, एक बात और है, एक मसाला और है, ये इसके अलावा मेरे WIP से कुछ सामान वापस भी आया था मेरे मटेरियल में। यानी कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई वैसे तो टोटल 80,000 का सामान मैंने प्रोडक्शन के लिए इशू करा, जिसमें से मैं कह सकता हूं 40,000 का सामान वापस आ गया। मैं कह सकता हूं ऐसे 80,000 का सामान मैंने प्रोडक्शन के लिए इशू करा, जिसमें से मेरा 40,000 का सामान वापस आ गया। तो नेट में अगर मैं बोलूं कि भाई नेट में बताओ मैंने कितने कॉस्ट का सामान प्रोडक्शन में यूज किया, तो आप इसे निकाल सकते हो कि अगर 80,000 का इशू करा आप, जिसमें से 40,000 वापस आया, इसका मतलब नेट में मैंने 40,000 की कॉस्ट का सामान प्रोडक्शन में यूज किया। क्या आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात से एग्री कर ही रहे होगे। तो इसी बात को मैं अब यहां पे कैसे दिखाऊंगा, देखो ब्रैकेट में हम बस ऐसे शो कर देंगे कि 80,000 का टोटल ग्रॉस हमने प्रोडक्शन में इशू किया सामान, जिसमें से 40,000 वापस आ गया। तो नेट में मेरा मटेरियल फाइनल कितना कंज्यूम आया, 40,000 का। क्लियर हो गई बात? यस सर, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आओ डायरेक्ट वेजेस। फिर से वही वेजेस के अकाउंट में आओ और देखो वेजेस में से मैंने प्रोडक्शन के लिए कितना सामान, प्रोडक्शन के लिए कितना कंज्यूम किया, प्रोडक्शन में कितना मैंने वेजेस ट्रांसफर किया, और जो प्रोडक्शन में मैं ट्रांसफर करता हूं वो WIP में तो डालता हूं। तो इनडायरेक्टली इसमें से मुझे WIP वाला हिस्सा देखना है कि कितना है, 30,000 का है, तो मैं कितना लूंगा, 30,000 लूंगा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी है, रटने वाली कोई चीज नहीं है, लॉजिकली सोचोगे तो, कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। चलो, इतने को हम क्या बोलते हैं सर, इतने को हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं सर, ये बात हमें अच्छे से पता है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या ऐड करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही, और कोई इधर उधर के ओवरहेड्स है ही नहीं। आओ प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर से वही बात सोचो, कौन से ओवरहेड्स में लूंगा। हम प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं कि प्रोडक्शन में मैंने कितना ओवरहेड यूज किया, कितना प्रोडक्शन में मैंने ओवरहेड चार्ज किया, तो वो ये रहा। फिर से प्रोडक्शन में मैंने कितना ओवरहेड चार्ज किया, 1,20,000 का ही तो किया, राइट। तो बस यही हम ले लेंगे 1,20,000। तो इससे मेरा टोटल क्या आ जाएगा, 1,90,000। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग, ओपनिंग WIP ऐड करते हैं, लेस क्या करते हैं इसमें हम लोग, क्लोजिंग WIP लेस करते हैं, ठीक है। सवाल से देख लो चाहे अपने ऊपर लेजर से झांक के देख लो, ये फिगर तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन थी। तो ओपनिंग WIP 30,000 गिवन थी, क्लोजिंग WIP 20,000 गिवन थी, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा फाइनली, ये 10 और ये 2 लाख आ रहा है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं, इसको वैसे हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। और फैक्ट्री कॉस्ट से हम आगे कहां पे आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रोडक्शन रिलेटेड ऐड करते हैं, कुछ और R&D के खर्चे ऐड करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे ऐड करते हैं, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड करते हैं, ये सारी चीजें ऐड करते हैं। कोई स्क्रैप अगर सेल वेल किया हमने तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो वो सब तो हमारा कुछ भी नहीं है इंफॉर्मेशन में, राइट। तो इसी को मैं बोल देता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, यही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी मेरी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, हम ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्या, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो इससे मेरा क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आता है, यही आता है।
तो क्या सर कोई ओपनिंग फिनिश गुड की वैल्यू हमको पता है? नहीं पता, तो मेरे को जीरो माननी पड़ेगी। क्या मुझे कोई क्लोजिंग फिनिश गुड की वैल्यू पता है? नहीं पता, जीरो माननी पड़ेगी। इनफैक्ट सवाल ने बोल ही रखा है कि जो भी फिनिश गुड तैयार हुआ वो हमने बेच दिया। इसका मतलब कोई भी ओपनिंग फिनिश गुड तो था ही नहीं, होता तो हमें पता होता, और क्लोजिंग भी नहीं बचा क्योंकि जितना फिनिश गुड तैयार हुआ सारा का सारा हमने बेच दिया, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास कितने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई? सर 2 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। ठीक है, इसमें हम ऐड क्या करते हैं? अपने जनरल नेचर वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हैं एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं। बट क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है सवाल में? नहीं है सर, तो वो भी जीरो हो गया। तो मेरी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये मैं जानबूझ के आपको कर करके दिखा रहा हूं ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। तो आप देख सकते हो यहां पे जो 2 लाख की फिगर आई थी मेरी फैक्ट्री कॉस्ट की या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, यही मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बन गई, यही मेरी फाइनल कॉस्ट बन गई, क्योंकि बीच में कुछ और इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, फिर भी आपको क्लैरिटी के लिए मैंने करके दिखा दिया। चाहो तो आप एग्जाम में भी ऐसे करके दिखा सकते हो, नहीं तो आप ऊपर से डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 लाख की कॉस्ट हमने पहले भी निकाल ली थी। अब मैं वापस एक बार जरा सवाल पे आऊं, तो ये 2 लाख की कॉस्ट तो हमने वैसे भी निकाल ली थी, ये रही। अब इसी कॉस्ट को मैंने कॉस्ट शीट में प्रेजेंट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, है ना। इसी इंफॉर्मेशन को मैंने कॉस्ट शीट में प्रेजेंट कर दिया। और मुझे ये भी पता है कि मैंने प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं। मैंने 20,000 के प्रॉफिट्स कमाए। चाहे तो यहां पे भी लिख दो, कैसे मुझे पता? 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ 2 लाख। ठीक, तो मेरी इससे सेल वैल्यू कितनी आ गई? 2,20,000। ये आ गई मेरी सेल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब देखो, जाके इतनी मेहनत करने के बाद मेरा अब जाके पूरा कॉस्ट अकाउंट्स का काम कंप्लीट हुआ है, राइट। ठीक है सर, चलो अब आ जाओ फाइनेंशियल अकाउंट्स में। सेकंड, अब हम लोग चर्चा करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स की। और चर्चा क्या करना है इसमें? तो हमें सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बचपन वाला, और कुछ नहीं। आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और आपकी इच्छा है, आप चाहो तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना के फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिखा सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालो, फिर आप वापस से अपना पीएनएल अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट निकालो। पूरा लंबा काम कर सकते हो, नहीं तो आप एक बस सिंपल पीएनएल अकाउंट बना सकते हो, अलग अलग बिना करे, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। आईसीआई थोड़ा वही ना, हमेशा की प्रॉब्लम है, आईसीआई इनकंसिस्टेंसी रखता है अपने मटेरियल में। तो यहां पे भी एक और इनकंसिस्टेंसी मुझे मिल चुकी है। उन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में जो पीएनएल अकाउंट बनाया वो अपना पूरा अकाउंट्स वाला बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट अलग, पीएनएल अकाउंट अलग, जबकि बाकी सवालों में उन्होंने सिंगल एक सिंपल पीएनएल अकाउंट बनाया। तो कोई बात नहीं, आईसीआई आपको थोड़ा सा गुमराह कर रहा है, बट आपको होना नहीं। ठीक है जी, तो इनकंसिस्टेंसी से है, अपनी तरफ से हम उनको मेल डाल के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई प्लीज ऐसी इनकंसिस्टेंसी हटाओ, इससे हमको कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो वो हमारी सुनेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं सुनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे देता हूं। ठीक है जी, चलो आओ। तो सबसे पहले मैं यहां सेल्स की फिगर लिख देता हूं, बाय सेल्स। सेल्स तो मुझे पता ही 2,20,000। अब आप यहां पे क्या बोल सकते हो? एक आपकी कंफ्यूजन यहां पे आ सकती है जिसको मैं डील कर लेता हूं। ठीक है, क्या आप बोल सकते हो कि सर ये जो 2,20,000 की सेल आई है ये हमने कैसे निकाली? ये हमने कॉस्ट अकाउंट्स के जो कॉस्ट निकले, एज पर कॉस्ट अकाउंट्स मेरे जो कॉस्ट आए उस पर प्रॉफिट जोड़ के मैंने सेल निकाली है। तो सर ये तो एज पर कॉस्ट अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंट्स तो अलग होते हैं ना सर। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये सेम सेल रहेगी कैसे? ये दिमाग में ऐसा कुछ सवाल आपके आ सकता है कि सर फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी यही सेल वैल्यू होगी, ऐसा क्यों? ये सवाल आपके माइंड में आ सकता है। नहीं आ सकता, मैंने रेस कर दिया, तो उसका मैं आपको जस्टिफिकेशन दे देता हूं। सिंपल बात है, देखो एक बात समझो, कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते क्यों है? कॉस्ट अकाउंटिंग का करने का पर्पस ही ये होता है कि हम अपनी सेल निकाल पाए। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूं, मैं मोबाइल बना के बेचना चाहता हूं, तो मैं कितने रुपए में मोबाइल बेचूंगा ये मैं कैसे निकालूंगा? मैं बोलूंगा भाई इस मोबाइल को बनाने की जितनी भी मेरी लागत आएगी, जितनी भी मेरी कॉस्ट आएगी, उस पर मैं 10% मुनाफा जोड़ के आगे बेचूंगा, तभी मेरी सेलिंग प्राइस आएगी। मान लो मैंने बोला ये मोबाइल बनाने की मेरे पास 30,000 की मेरी कॉस्ट आई, तो मैंने बोला कि अब मैं 10% का मुनाफा जोड़ूंगा 3,000 रुपए और 33,000 की सेल पे इसको बेचूंगा, सेलिंग प्राइस। तो द पर्पस ही कॉस्ट अकाउंटिंग का ये होता है। ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि इवन तो फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग है, इंटीग्रेटेड नहीं है, अलग है, लेकिन
जो मैंने सेल्स करी होगी एक्चुअल में, वो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से कॉस्ट निकाली होगी, उसी पे मैंने प्रॉफिट जोड़ा होगा, और फिर जो मेरी सेल्स वैल्यू आई होगी उसी पे मैंने बेचा होगा आगे सामान। इसलिए मेरी एक्चुअल सेल्स वैल्यू तो 2,20,000 ही होगी, इवन तो कॉस्ट अकाउंट्स अलग है, फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसलिए मुझे पता है कि फाइनेंशियल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में भी जो सेल आएगी वो 2,20,000 की ही आएगी। क्लियर हो गया? यस सर, ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, वेल एंड गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट हम यहां क्या लेते हैं, एक हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ये तो हम पीएनएल अकाउंट पे भी लेते हैं कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। इसको हम यहां पे डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलते, इसको हम लोग रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकाला था भाई हमने? 40,000 का निकाला था, 40,000 का निकाला था हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम। एक मिनट, हम अपना फॉर्मूला लगा के एक बार निकालते हैं। ओपनिंग, ओपनिंग प्लस, चलो तो ओपनिंग कितनी थी सर, ऊपर से देखते हुए चलते हैं। ओपनिंग थी, यहां पे आ जाओ, तो ओपनिंग थी मेरी 15,000, क्लोजिंग है 37,000, परचेजेस हैं 80,000, जिसमें से हमने 5,000 का सामान निकाल भी दिया, एक प्रकार से रिटर्न हो गया, तो नेट होगी 75,000, जिसमें से हमने बस फिर इसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे लिखो इसको, तो ओपनिंग कितना है, तो ऐसे लिखो इसको, ओपनिंग है सर 15,000 का, प्लस परचेजेस हैं कितने के, 80,000 के, जिसमें से हमने 5,000 का सामान बेच दिया। तो यहीं पे दिखा देता हूं, 5,000 हटा के, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना निकाला था हमने, 37,000। ठीक है, तो ये सब फिगर मैंने लेजर से निकाली। ठीक है, तो ये आंसर आ कितना है, ये आ रहा है 53,000, 53,000। ठीक है, तो ये हो गया, बात खत्म। फिर इसके अलावा वेजेस, वेजेस मैंने कितने पे करे, तो यहां पे तो मैं पूरा देखूंगा ना मैंने कितने रुपए के वेजेस पे करे। सर मैंने 35,000 के वेजेस पे करे, लेकिन यहां पे हम पहले डायरेक्ट वाले लेते हैं, तो हमने डायरेक्ट वेजेस कितने रुपए के पे करे, 30,000 के। ठीक है, तो 30,000 के हमने डायरेक्ट वेजेस पे करे। इसके अलावा फिर हमारे कुछ ओवरहेड्स भी हुए, तो 2 ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स कितने रुपए के हुए, ओवरहेड्स कितने रुपए के हुए, तो वैसे हमने ओवरहेड्स इनकर करे 1,25,000 के, प्लस जो इनडायरेक्ट वेजेस थे हमारे कितने रुपए के, 5,000 रुपए के निकाले थे, तो ये इनडायरेक्ट वेजेस भी मेरे ओवरहेड्स का ही पार्ट है। तो टोटल ओवरहेड्स मेरे हो गए 1,30,000 के। ठीक है, अच्छा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो 2 क्लोजिंग स्टॉक आएंगे, एक आएगा WIP का और एक आएगा फिनिश गुड का, बट फिनिश गुड्स तो कुछ है नहीं, तो वो तो मैं नील लिख देता हूं। ठीक है, होता तो यहां पे ले लेता, बट है नहीं तो 0। WIP ले लेंगे, WIP का ओपनिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20,000। तो मेरे फिनिश गुड्स आ गए 20,000 के, और इसी प्रकार से मुझे ओपनिंग WIP भी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पे घुसा देता हूं ओपनिंग WIP। ठीक है, तो ओपनिंग WIP भी था, तो वो भी मेरे को लेना पड़ेगा 30,000 का। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहां तक बात कंप्लीट हो गई मेरी, यहां तक मेरी बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, देख लेता हूं कुछ रह तो नहीं गया, नहीं कुछ नहीं रहा। ठीक है, चलिए अच्छा, आप एक ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैं पहले कर रहा था, ये भी ठीक है वैसे। नहीं तो आप वेजेस में पूरा 35 दिखा दो कि भाई वेजेस तो हमने 35 की करी है ना, वेजेस तो टोटल हमने पे 35,000 की करी है, तो यहां 35 दिखा दो, और ओवरहेड्स में आप एक्चुअल ओवरहेड्स की फिगर दिखाओ, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूं, क्योंकि आई स्टडी मटेरियल में भी यही है,
तो आप बेकार में फालतू में, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, तो मैं ऐसे ही करके छोड़ देता हूं। हालांकि कैसे भी कर लो अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलो यहां तक हो गई बात कंप्लीट। तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी। अब मैं रुक गया। क्यों रुक गया? यहां पे हमने एक 5000 का शॉर्टेज था जिसको अब नॉर्मल माना हुआ था। तो हमारा एक अब नॉर्मल लॉस था 5000 रुपए का। तो मैं आपको आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंट पे वापस लेके आना चाहता हूं, आपको एक स्टेप पीछे लेके आना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा, हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे अपने फाउंडेशन में, याद है? तो फाइनल अकाउंट्स में हम कई सारी एडजस्टमेंट्स डिस्कस करते थे, जिसमें हम एक अब नॉर्मल लॉस की भी एडजस्टमेंट डिस्कस करते थे। तो वहां पे हम क्या करा करते थे, आपको याद है? अब नॉर्मल लॉस की हम क्या करते थे काम? एक तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे एज इट इज। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग 5000 दिखाते थे, मतलब जितने का भी एग्जैक्ट कॉस्ट है मेरे अब नॉर्मल लॉस का। और फिर हम इसको पीएनएल अकाउंट में, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट में कहां दिखाते थे? क्रेडिट साइड पे। और फिर पीएनएल अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड पे इसको और दिखाते थे, जो नेट लॉस हुआ, नेट ऑफ एनी इंश्योरेंस क्लेम। अगर 5000 में से मान लो 1000 रुपए का मुझे कोई इंश्योरेंस मिल गया, तो नेट 4000 रुपए का हम एक्चुअल लॉस दिखाते थे कि एक्चुअल में नेट लॉस कितना हुआ है। अब इस सवाल में कोई इंश्योरेंस वगैरह तो है नहीं ना, तो इतने का ही मेरा लॉस हुआ होगा। तो एक जगह हम क्रेडिट साइड पे 5000 रुपए दिखाते थे, एक जगह हम डेबिट साइड पे 5000 दिखाते थे। तो नेट में अगर देखोगे तो नेट पे, तो यहां पे नेट इफेक्ट अगर मैं बोलूं तो नेट इफेक्ट नील हो गया, नेट इफेक्ट नील हो गया, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसे करके दिखा दो कि भाई यहां पे बाय अब नॉर्मल लॉस, क्योंकि हम क्रेडिट करते हैं अब नॉर्मल लॉस 5000, और फिर यहां पे दोबारा से टू अब नॉर्मल लॉस कर दो डेबिट पे 5000, क्योंकि हम पीएनएल में डेबिट भी करते हैं। बट ये अच्छा नहीं लगेगा, दिस विल नॉट लुक नाइस। ठीक है, एक तरफ भाई अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट भी कर रहे हैं सेम अमाउंट का और डेबिट भी कर रहे हैं, नेट पे तो कुछ है नहीं ना, नेट में तो जीरो ही हो रहा है। तो इसलिए हम इसको नहीं दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो अब मेरा बस इतना ही चीजें आएंगी। तो अब मैं इसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख लेता हूं कितना आ रहा है। आओ, तो यहां का टोटल 2,40,000 आ रहा है, और डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है? तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,43,000, और यहां का 2,40,000 आ रहा है। तो मेरा अनफॉर्चुनेटली बैलेंसिंग फिगर किधर बच रहा है? इधर बच रहा है। इधर मेरा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 3,000 का। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा मेरा बाय नेट लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंट्स में मेरा प्रॉफिट आया था, बट पीएनएल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में मेरा लॉस आ गया 3,000 रुपए का। ठीक है, चलो अब फाइनली अब मुझे थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में मुझे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चलिए आओ तो बनाते हैं हम अपना छोटा सा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो हमारा कॉस्ट अकाउंट से प्रॉफिट कितना आया था? 20,000 का आया था। अब मुझे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में आना है। तो अब एक तो मेरे को याद है, एक क्या डिफरेंस आया था, डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। अब अपनी बस कॉस्ट शीट देखो, कॉस्ट शीट देखो और अपने पीएनएल अकाउंट को कंपेयर करना। तो यहां पे मेरा ओवरहेड कितने रुपए का हुआ? प्रोडक्शन ओवरहेड मेरा हुआ 1,20,000 का, जो मैंने कॉस्ट शीट में डाला। बट एक्चुअली में मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड आया कितने का था? सब कर करा के बेसिकली मेरा एक वो आया था, अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। मैं डायरेक्टली इसी फिगर पे आ जाता हूं, वापस से पूरी को कैलकुलेशन क्यों करूं। यहां पे हमारा एक 20,000 रुपए का अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड आया था, याद है? अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड। तो एक मेरा ये 20,000 का डिफरेंस हो गया ड्यू टू अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड। ठीक है, तो अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड का मैं क्या करूंगा? मुझे कॉस्ट अकाउंट से पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट पे आना है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट पे आना है। तो अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड की वजह से क्या हुआ होगा? मेरे कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे, मेरे कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे। तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो यहां पे लिख देते लेस करके अंडर अब्सॉर्ब ओवरहेड्स। कितने रुपए के थे? 20,000 के ही आए थे, राइट? दूसरा डिफरेंस,
दूसरा डिफरेंस क्या आया था सर? एक हमने, अगर आप यहां पे गौर करोगे तो हमने अपना एक अब नॉर्मल लॉस लिया हुआ है 5,000 रुपए का। पीएनएल अकाउंट में हमने अब नॉर्मल लॉस का 5,000 रुपए का ट्रीटमेंट कर रखा है, ठीक है। हालांकि हमने अपने पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाया था। क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि वहां पे नेट इफेक्ट आ रहा था, तो वहां पे मैंने छोड़ दिया था। बट वैसे मेरा देखा जाए तो पीएनएल अकाउंट में अब नॉर्मल लॉस का 5,000 रुपए का इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी कॉस्ट शीट पे झांक के देखोगे, कॉस्ट शीट में झांक के देखना, क्या पूरी कॉस्ट शीट में आपको कहीं पे भी इस 5,000 रुपए का अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट दिख रहा है? द आंसर इज नो, नहीं दिख रहा। तो पीएनएल अकाउंट में हमने अब नॉर्मल लॉस ले रखा है, जबकि हमने उसमें नहीं ले रखा, कॉस्ट शीट में नहीं ले रखा। तो इसलिए हम लोग अब नॉर्मल लॉस को भी यहां पे माइनस कर देंगे। अब ये आईसीआई के आंसर में नहीं दिखेगा क्योंकि उन्होंने इसको नॉर्मल लॉस ले रखा है, तो उसको उन्होंने अलग ढंग से दिखा रखा है, उसको उन्होंने ओवरहेड्स में दिखा रखा है। चलो अभी मैं बता दूंगा आईसीआई ने क्या किया, वो भी अभी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब नॉर्मल लॉस शॉर्टेज कितने रुपए की थी? 3,000 रुपए की थी, राइट? ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपके मन में हो सकता है अभी भी शंका बच रही हो कि सर पीएनएल अकाउंट में वैसे दिख तो नहीं रहा, पीएनएल अकाउंट में दिख तो नहीं रहा। तो अगर आपको ऐसी शंका आ रही है कि पीएनएल अकाउंट में नहीं दिख रहा, तो आप फिर अपना वो पूरा काम कर लेना। यहां पे बाय अब नॉर्मल लॉस लिख लेना 3,000 का, और यहां पे टू अब नॉर्मल लॉस लिख लेना 3,000 का। ऐसे कर लेना, है ना? तो आपको अब नॉर्मल लॉस दिख जाएगा पीएनएल अकाउंट में। मैंने नहीं डाला था क्योंकि नेट इफेक्ट 0 था, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर आप चाहो तो। चलो, तो इससे अब मेरा और तो कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस था नहीं। अब मेरा आंसर आ जाएगा ये माइनस में 3,000। तो ये क्या है? लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हमारा रिकंसिलिएशन बन गया पहले। ठीक है, अब मैं एक बार आपके साथ क्विकली डिस्कस कर लेता हूं कि आईसीआई ने क्या किया। ठीक है, आपने ये कर लिया, आपको अब गुचल पुचल अपने आंसर में करने की जरूरत नहीं। अब मैं आईसीआई का डिस्कस कर रहा हूं कि आईसीआई ने क्या कर रखा है। तो आप फटाफट से अपने आंसर में बाद में आईसीआई के आंसर में चेक कर लेना, यही कर रखा है। क्या क्या कर रखा है, आओ। तो सबसे पहले मैं स्टोर्स लेजर पे आता हूं। हमने इसको ट्रीट किया था एज अब नॉर्मल लॉस, उन्होंने इसको नॉर्मल लॉस की तरह मान रखा है। तो नॉर्मल लॉस की तरह मानने की वजह से उन्होंने इसको क्या कहां डाल दिया? ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? अगर मैं ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में आऊं तो यहां पे एक पोस्टिंग आ गई स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की 3,000 रुपए की। 3,000 रुपए का लॉस था ना? हाँ, 3,000 रुपए, है ना? तो इससे मेरा अकाउंट का टोटल 1,43,000 हो गया। अकाउंट का टोटल मेरा 1,43,000 बन गया। ठीक है, 1,43,000 टोटल बनते ही अब मेरा यहां पे फिगर क्या बच के आ गई? मेरी फिगर बच के आ गई 23,000। तो मेरी अंडर ऑब्जॉर्ब ओवरहेड की फिगर आ गई 3,000, 23,000। बेसिकली 3,000 से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मेरा यहां पे ओवरहेड 3,000 रुपए से बढ़ गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, कॉस्ट शीट में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, बिकॉज कॉस्ट शीट में तो मेरी ये 1,20,000 की ही फिगर गई है। तो कॉस्ट शीट पे तो कोई डिफरेंस नहीं आया, नहीं आया सर। ठीक है, कॉस्ट शीट मेरी एज इट इज आई, प्रॉफिट मेरा सेम आया, वहां कोई डिफरेंस नहीं आया। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंट्स बिल्कुल सेम बना, फाइनेंशियल अकाउंट्स बिल्कुल सेम बना। बस अब फर्क क्या पड़ा? क्योंकि हमने इसको अब नॉर्मल लॉस की तरह माना हुआ है, तो हम इसको अब यहां पे नहीं दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो मेरा नेट लॉस तब भी 3,000 ही आने वाला है। तो अब यहां पे क्या होगा? 3,000 रुपए का मेरा नेट लॉस आएगा। ठीक है, और 20,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट्स की वजह से आएगा, राइट? अब बस फर्क रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होगा? यहां पे मैंने जो 23,000 का बेसिकली डिफरेंस था, अगर आप नोट करोगे तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट और कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट में बेसिकली 23,000 का डिफरेंस था। तो इस 23,000 के डिफरेंस को मैंने तोड़ दिया, बिकॉज मैंने इसको यहां पे लॉस को अबनॉर्मल माना। तो इसमें मेरा ये 23,000 का डिफरेंस टूट गया। 20,000 अंडर अब्जॉर्ब में चला गया और 3,000 अलग से अब नॉर्मल लॉस में चला गया। लेकिन अब मैंने क्योंकि यहां पे इसको नॉर्मल लॉस की तरह माना हुआ है, तो अब यहां पे क्या होगा? अब नॉर्मल लॉस हट जाएगा यहां से, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अब नॉर्मल लॉस हट जाएगा। और जो मेरा अंडर अब्जॉर्ब ओवरहेड ऊपर कितने रुपए का बच के आया था? 23,000 का बच के आया था, राइट? तो इस वजह से मेरा लॉस और जो प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आइटम्स अलग अलग हो गए। अब यहां पे आइटम सिर्फ एक आया, लेकिन रिकंसिलिएशन अभी भी मेरी बन रही है, बिल्कुल सब कुछ टैली हो रहा है।
बात समझ में आ रही है? तो हमने जो किया, हमने अब नॉर्मल लॉस मान के किया, आईसीआई ने इसको नॉर्मल लॉस मान के किया। दोनों भी ठीक है, आप अपनी अजम्पशन मान लो, जो अजम्पशन आपको ज्यादा सही लगती है, जो तरीका आपको ज्यादा सही लगता है आप फॉलो कर लो। मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली बोलता हूं कि भाई क्वेश्चन में जब ना गिवन हो तो आप उसको नॉर्मल लॉस की ही मान के चलो। इसलिए मैंने अपनी बात को थोड़ा सा वैलिड रखने के लिए कि भाई आईसीआई कंसिस्टेंसीज नहीं मेंटेन करता, प्लीज मैं तो मेंटेन करूं, इसलिए मैंने इसको अब नॉर्मल लॉस की तरह माना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी।